नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं के आर जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय के आर जाखड़ में, जिसमें आज हम उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत है आकृतियों की गणना यानी फिगर काउंटिंग, जिसमें हमारा आज अंतिम लेक्चर होने वाला है। और अंतिम लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आयत की। आयत की सबसे पहले बात की जाए तो आयत की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, यानी जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, वह आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। तो दोस्तों बात करते हैं आयत की। क्या किसी वर्ग को आयत कहा जा सकता है? तो किसी वर्ग को भी आयत कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आयत की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो क्या कहती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ईच एवर फेसिंग साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती है, तो एक वर्ग को आयत कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता। तो हमने देखा कि ये हमारे सामने एक आयत है, ये वर्ग है, लेकिन इसे आयत हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति में पहली आकृति को हमने देखा, इसमें कितने आयत बन रहे हैं? एक आयत। जब किसी आयत में एक समांतर रेखा खींच दी जाए, किसी वर्ग में एक समांतर रेखा खींच दी जाए, तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी प्रकार के अतिरिक्त वर्ग का निर्माण नहीं होता, लेकिन दोस्तों किसी अतिरिक्त आयत का निर्माण अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, जबकि आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। तो यहाँ एक, दो और एक पूरा बड़ा आयत बना, जो एक वर्ग है, उसे हम आयत कह सकते हैं। तो यहाँ आयत की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। आयत की संख्या कितनी होगी? 3। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें आयत कैसे हमें काउंट करने हैं? सबसे पहले हम काउंटिंग का तरीका सीखेंगे, उसके बाद में हम एक बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें आयत ज्ञात करने के प्रत्येक क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 1, 2, 3 एंड 4, 4 आयत आपके सामने बनके निकल के आए। उसके अलावा दोस्तों हमें पता है कि एक समांतर रेखा खींचने से 2 आयत बनते हैं। कितने आयत बनते हैं? 2 आयत बनते हैं। तो 2 समांतर रेखाओं की वजह से कितने बनेंगे? 4 आयत बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 आयत। एक इसके दोनों तरफ और एक इसके दोनों तरफ, तो 4 और 4 पहले बन गए 8 और एक पूरा बड़ा, कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। चलो दोस्तों इसके बारे में मैं फिर से आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद वापस इसी क्वेश्चन पर आएंगे कि इसे और किस तरीके से, ये काउंटिंग हमने करी, लेकिन क्या इसमें वही काउंटिंग करना आसान है? क्या वही काउंटिंग करना इसमें आसान है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं, कि इसमें काउंटिंग करना आसान नहीं है। अब दोस्तों 2 प्रकार की चीजें आती हैं। आपको पहले भी हमने बताया है पिछले लेक्चर में कि कुछ तो होते हैं आपके पास में स्तंभ और कुछ होती है पंक्तियां। तो दोस्तों स्तंभ कौन से होते हैं? जो खड़े होते हैं वो स्तंभ। सीधी सी मैं बात करूं तो एक स्तंभ का मतलब होता है खंबा, और खंबा हमेशा खड़ा होता है दोस्तों, नीचे गिरा हुआ कभी भी खंबा नहीं होता है, खंबा हमेशा खड़ा होता है। तो 1, 2 और 3 स्तंभ कितने हैं? 3। और पंक्तियां कितनी है आपके पास में? 3। तो 2 वेरिएशन इस क्वेश्चन में आ सकते हैं कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। और एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो जिस प्रकार वर्ग ज्ञात करने के लिए हम एक तरफ की कोई भी संख्याएं लेकर उसका स्क्वायर करते थे, उसी प्रकार एक तरफ की कोई भी संख्याएं लेकर उनका क्या कर सकते हैं? क्यूब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्यूब। आपको पता है 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और टोटल इनका करेंगे तो उम्मीद है इतनी गणित सबको आती होगी। इनका टोटल कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है टोटल? 36 होता है। लेकिन यही बात आगे चलकर हमें परेशान करती है कब? जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे हमने देखा यहाँ हमारे पास स्तंभ कितने आ गए? 4 और पंक्ति कितनी रहेगी? 3। अब तो एक तरफ की संख्या हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हम ये करते आए हैं, इन सभी चीजों को हमें भूलना होगा। क्या करना होगा? भूलना होगा। क्यों भूलना होगा? उसका रीजन मैं बता देता हूं।
आपको सिंपल सा एक काम करना है और उसी काम पे हम चलते हैं और वही काम केवल आपको करना है। तो वो कौन सा है दोस्तों? आपको ना तो इनका स्क्वायर करना है, ना इनका क्यूब करना है, सीधा सा इन संख्याओं को जोड़ देना है। तो यहां से यहां तक योग कितना हुआ? 3 2 5 और 1 6 और 3 2 5 और 1 6 और 2 को सीधा इस 6 को इस 6 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 6 गुणा 6 बराबर कितने होते हैं? 36 होते हैं। 6 कितना हुआ? 6 6 जा 36 यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। ये सिंपल कार्य है और वो हमने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों चाहे पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, चाहे पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो, ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार की कोई भी स्थितियां आपके सामने हो, दोनों ही स्थितियों में हम पंक्तियों की संख्याओं का योग और स्तंभों की संख्याओं का योग करके उसको आपस में गुणा कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले कहा था कि पिछले क्वेश्चन पे हम फिर से आने वाले हैं, तो पिछले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 9 कैसे होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ स्तंभ कितने हैं? 2, पंक्तियां कितनी है? 2। दोस्तों टोटल कीजिए इनका, तो टोटल आपके सामने निकल कर आएगा 3। यहाँ टोटल कितना? 3। अब करना क्या है दोस्तों? इस 3 का इस 3 के साथ गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणा 3 बराबर कितना प्राप्त हो गया? 9। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या चाहे बराबर हो, चाहे पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हम सीधा सा उसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में क्या जवाब रहने वाला है हमारा। तो दोस्तों पहले स्तंभों की संख्या का योग करते हैं और स्तंभों की संख्या का योग करने पर सबको आता होगा इतना जोड़ करना, कितना होता है? 10। कितना हुआ? 10। और पंक्तियों की संख्याओं का योग किया तो 3 2 5 और 1 6। क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 10 से। तो 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60, यानी कि 6 को 10 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया? 60 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों समस्या कब होती है हमारे सामने? जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो हमें बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कैसे? हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम काउंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों को मिलाकर, फिर इसको मिलाकर, फिर इसको मिलाकर ऐसे करके बनाते हैं, फिर इन दोनों को मिलाकर बनाते हैं, फिर इससे इसको मिलाकर, और इतने आयत बन जाते हैं कि हमारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कितने बनने हैं और कितने नहीं बनने। तो दोस्तों इस ट्यूशन को यदि ध्यान से देखा जाए तो एक बात हमें समझ में आती है, और वो बात क्या है कि हमें यहाँ स्तंभ देखने कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने स्तंभ निकल के आए दोस्तों? 9 स्तंभ निकल के आए। और पंक्ति कितनी है? 1 है। और यही तो हमें कंफ्यूज करती है। यदि यहाँ पर एक पंक्ति और में दे देता तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन पंक्ति एक ही थी इसलिए हमारे दिमाग में नहीं आता कि ऐसा करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बेशक दोस्तों इसको ऐसा करके आंसर निकाल सकते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं का जो योग करना है वो कैसे करना है आपको पता है। ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये मैथमेटिक्स का आपका नियम कहता है कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और धनात्मक होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं अलग होती है जिनमें 0 मिला दिया जाता है। पूर्णांक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक भी शामिल कर लेते हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती है। चलो कोई बात नहीं, चलते चलते मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया आप लोगों को, बहुत खुशी हुई हमें इस बात की। चलो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग करना है और वो आपको पता आप कैसे करते हैं? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना आपके पास में? 9। तो 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और आपको पता है कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम में से कुछ महान विद्यार्थी होते हैं जो 9 को 10 से गुणा करते हैं। हम में से कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 9 को 10 से गुणा करते हैं फिर 2 का भाग लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसको क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के बाद में इसको कट किया तो कितना आया? 5। और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। तो दोस्तों यहां से यहां तक का जो योग आपने किया वो योग कितना निकल के आया आपके सामने? ये दो योग निकल के आया 45।
कितना निकल गया आया 45, और 45 को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 45। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा आपके सामने 45 रह जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो एक बार में आपका ये जो योग करने का तरीका है, इस योग करने के तरीके को एक बार हम रब कर लेते हैं, और रब करने के बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो खड़ी पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, खड़ा स्तंभ आपको जो दिखाई दे रहा है, इसकी बात करते हैं। ये स्तंभ तो अकेला है, यहां से एक और दो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये स्तंभ पूरा नहीं आ रहा, लेकिन पंक्तियां कितनी है 1 2 3 4 एंड ये 5। तो दोस्तों करना क्या है, 1 से 5 तक का योग करो। उम्मीद है ये योग आपको आता होगा। 1 से 5 तक का योग 15 होता है, और 15 को गुणा किससे करना है 1 से करना है। 15 गुणा 1 कितना होता है 15 होता है। 15 गुणा 1 कितना होता है दोस्तों 15, प्लस और क्या करना है आपको पता है दोस्तों, एक ये आपके पास में बन के निकलता है और एक ये बन के निकलता है। कितने हो गए 2 हो गए। कितने आयत और हो गए 2 आयत हो गए। और दोस्तों आपको पता है कि ये पूरा मिलाकर भी एक आयत बनता है 3, और एक ये मिलाकर बनता है कितने हो गए 4। कितने हो गए 4। हम इसको x और y का नाम दे देते हैं। 1 और x को मिलाकर एक आयत बनता है, उसी प्रकार y और 2 को मिलाकर एक आयत बनता है। तो दोस्तों एक छोटा आयत यहाँ, एक छोटा यहाँ 2, और 2 बड़े आयत और हो गए। कितने हो गए 4। तो दोस्तों आंसर पे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, और हमने पूरे आयत का एक बेसिक कंसेप्ट लिया है, और वही बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई हो तो बढ़ते हैं हमारे कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रेखाओं की संख्या गिनना। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमारे सामने और हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है। पहली बात से हम काउंट करना होता है, और काउंट करने के लिए हमने काउंट किया 1 2 3 4 एंड देन 5, यानी कि 5 आयत आपके सामने बने। ये तो सिंगल आकृति है दोस्तों। उसके बाद 2 आकृतियां, 3 आकृतियां, 4 आकृतियों को मिलाकर हमें आकृतियां बनानी होती है। तो दोस्तों एक बात हमें समझ में आती है कि चारों तरफ से ये जो 5 है ये सबके बीच में आ रहा है, यानी ये कॉमन है। ये 1 के साथ मिलकर भी एक आयत बनाएगा, ये 3 के साथ मिलकर भी एक आयत बनाएगा, ये 5 के साथ मिलकर भी एक आयत बनाएगा, सॉरी 4 के साथ मिलकर, और 2 के साथ मिलकर भी एक आयत बनाएगा। यानी कितने आयत और बन गए दोस्तों 4 आयत और बन गए। कितने आयत बन गए 4 आयत। 5 आयत आपके पास पहले से थे, 4 आयत जिसे 5 ने इनके साथ मिलके बना दिए। उसके अलावा अब ये 2 आकृतियों का कॉम्बिनेशन हो चुका है। अब पूरी 3 आकृतियों का, यानी 3 छोटी आकृतियों का कॉम्बिनेशन लेकर एक आयत ये और एक आयत आपके ये बन के निकलता है। तो कितने हो गए दोस्तों आयतों की संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई 11 हो गई। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बना के दे देता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ऐसा क्वेश्चन हमें थोड़ा सा परेशान कर देता है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, जो आकृति यहाँ थी उसी को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के इसके ऊपर रख दिया गया है। तो दोस्तों 11 के साथ में और कितने जुड़ जाएंगे 11 जुड़ जाएंगे, और आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। 11 का पहाड़ा 11 की टेबल आप लोगों को आती होगी, उम्मीद है मुझे इस बात की। और आप बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं, मेरी उम्मीद पे खड़े उतरते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें परेशान करने वाला होता है। देखते हैं कैसे परेशान करता है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि ये बीच में जो समांतर रेखाएं छोटी छोटी खींची गई है, पर्टिकुलर एक स्क्वायर में, पर्टिकुलर एक वर्ग में समांतर रेखाएं जो खींची गई है वो हमें परेशान करने वाली है। वो यदि नहीं होती तो 9 आयत बनते हैं, ये हमने तीसरी आकृति में पहले भी देख लिया है। लेकिन ये बनने से क्या हुआ 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। सबसे पहले 9 आकृतियां इसमें बनती ही बनती है, वो सबको पता है, क्योंकि 1 2 1 2 दो रेखाएं यानी पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो उनका योग करके 3 गुणा 3 9 हमने किया। उसके अलावा 8 और बन गए। यदि 8 और बन गए तो दोस्तों उसके बाद एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि ये आयत तो हमने उस 9 में काउंट कर लिया, लेकिन क्या यहां से ये आयत आपने 9 में काउंट किया? नहीं किया। तो ये रेखा इन दोनों के साथ मिलकर एक आयत बनाएगी। तो ये रेखा जो है वो 4 5 और 6 4 5 और 6 के साथ मिलकर भी एक आयत बनाएगा। तो दोस्तों रेखाएं हैं कितनी? 1 2 3 4। तो 4 रेखाएं 4 आयत और बनाएगी। तो 9 और 8 कितने होते हैं दोस्तों? 17 होते हैं। 17 और 4 कितने होते हैं? 21 होते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि ये बात समझ में आ गई है तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपने एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आसानी से कर लिए, अब 2 लाइन वाले क्वेश्चन करके बताओ। तो यहाँ हम कुछ गलती कर बैठते हैं, जो गलती हमें नहीं करनी है। ये हमारा आयत का अंतिम क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं 2 लाइनों की वजह से 1 2 3। ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने बने? 3। सबसे पहली बात, यदि ये लाइनें नहीं होती, ये रेखाएं नहीं होती, तो हमारे पास में कितने आयत होते? 9 आयत होते। ये रेखाएं नहीं होती तो हमारे सामने कितने आयत होते? 9 आयत होते। लेकिन ये रेखाएं आ जाने की वजह से कुछ आयतों की संख्या में वृद्धि होगी। वो कितनी? ये जो एक आयत आपके सामने दिख रहा है, पर्टिकुलर बॉक्स यानी एक वर्ग दिखाई दे रहा है जिसे हम आयत कह सकते हैं, उसमें 3 अतिरिक्त बन रहे हैं। कितने अतिरिक्त बन रहे हैं? 3 अतिरिक्त बन रहे हैं। एक बॉक्स में 3 बन रहे हैं, तो बॉक्स कितने? 1 2 3 4। तो 4 बॉक्स में कितने बनेंगे? 12। और 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 तो आपके सामने ये बनके निकल गए। उसके बाद और देखते हैं और क्या कॉम्बिनेशन बनता है। जिस प्रकार ये एक लाइन आगे वाले दोनों के साथ मिलकर, आगे वालों के साथ मिलकर एक आयत बनाती थी, तो अब लाइनें कितनी हैं? 2 लाइनें। कितनी लाइनें? 2 लाइनें। तो 2 लाइनें कितने बनाएगी? 2। 2 लाइनें 2 बनाएगी तो 1 2। कैसे बनाएगी? ये लाइन यहां से यहां तक ये रेखा एक आयत बनाएगी। तो दोस्तों ये रेखा भी यहां से यहां तक एक आयत बनाएगी। बिल्कुल बनाएगी। 2 आयत ये रेखाएं बनी। इन्हीं रेखाओं की सहायता से और कितने आयत बनेंगे दोस्तों? क्या ये रेखा यहां से यहां तक आयत नहीं बनाएगी? 1 और 2 को मिलाकर? बिल्कुल बनाएगी। तो दोस्तों 2 और 3 को मिलाकर क्या कोई आयत नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इन 2 रेखाओं की वजह से कितने आयत और बनते हैं? 4। तो रेखाएं हैं कितनी? 8। यानी इस एक बॉक्स में जो 2 रेखा खींची उनकी वजह से 4 आयत अतिरिक्त बने। तो दोस्तों इन दोनों की वजह से भी 4 बनेंगे, इन दोनों की वजह से भी 4 बनेंगे, और इन दोनों की वजह से भी 4 अतिरिक्त बनेंगे। 4 कौन कौन से? एक बार इस रेखा से हम और देख लेते हैं। एक रेखा इसके साथ मिलकर बनाएगी, दूसरी ये रेखा इसके साथ मिलकर बनाएगी, और तीसरा कौन सा? ये रेखा यहां से यहां तक बनाएगी, और ये रेखा यहां से यहां तक। तो इन दोनों रेखाओं की वजह से 4 आयत अतिरिक्त बने। 4 इन दोनों से, 4 इनसे, 4 इनसे और 4 इनसे। एक 2 रेखाओं के एक जोड़े से 4 बन रहे हैं। तो बॉक्स कितने हैं? 4। कितने और हो जाएंगे? 16। और दोस्तों उम्मीद है इतना तो आपको पता होगा कि 21 + 16 कितने होते हैं? 37 होते हैं। 37 यानी 40 में से 3 कम। चलो दोस्तों एक छोटी सी बात और कर लेते हैं आखिर में चलते चलते। कई बार रेखाओं की गिनती भी हमसे करवा ली जाती है। रेखाओं की गिनती मतलब सरल रेखाओं की गिनती। और जब सरल रेखाओं की गिनती की बात आती है तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे की। दोस्तों जब सरल रेखाओं की गिनती की बात आती है तो हम लोग एक जो गलती करते हैं, वो गलती आपको बताने वाला हूं, वो गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जैसे हम बात करते हैं, ये रेखा आपके सामने है, ये रेखा आपके सामने है। यहां हम गलती क्या करते हैं कि यहां से एक बिंदु हमें मिला, तो रेखाओं की संख्या 1 2 3 और 4, इसको हम 4 बना देते हैं। तो दोस्तों ये 4 कभी भी नहीं होगा। मैं सिंपल से एक बात बता दूं रेखाओं की गिनती के लिए, वैसे अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे जानते हो आप कैसा इंसान एग्जामिनर होता है,
अब सबसे आगे के साथ में जो है वो आप जोड़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। तो ये यहां से यहां तक ये रेखा है, जहां जब तक इस रेखा में 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण मतलब क्या है, एक सरल रेखा, जब तक इस रेखा में 180 डिग्री का कोण है, चाहे इसके बीच में से कितनी भी तिर्यक रेखाएं इसको काटती हो, ये रेखा हमेशा कितनी होगी, एक। तो यहाँ रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बाकी नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हमारे अगले लेक्चर में। और अंत में मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें, तभी भगवान से संपर्क हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।